हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आरसीएफ यानी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंतर्गत कंडक्ट हुए एएमई एवं एडब्ल्यूएम के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर रेल कोच फैक्ट्री यानी आरसीएफ के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत थे। यह पेपर एएमई या एडब्ल्यूएम के लिए कंडक्ट कराए गए थे और पेपर की एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हाल ही में 24 जुलाई 2022 को कंडक्ट किए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिए गए थे और प्रश्न की संख्या की बात करें तो 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए नेगेटिव मार्किंग की 1/3 का व्यवस्था किए गए थे और मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। चलिए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग्स आर फिटेड इन विच टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक, यानी फ्लेक्सिंग कॉइल स्प्रिंग किस प्रकार के रोलिंग स्टॉक में लगे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा एलएचपी टाइप कोच होते हैं, उसमें हमारा फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग लगे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फोर्ज बिल डिस्क आर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन बियॉन्ड, यानी फोर्ज बिल की आवश्यकता होती है रोलिंग स्टॉक के डैश संचालन के लिए आगे डैश की एमपीएच से आगे के लिए। तो इसका सही उत्तर हमारा यहाँ पूछा गया है रोलिंग स्टॉक के ऑपरेशन बियॉन्ड कितने पर हमारा फोर्ज बिल का ऑपरेशन होता है, ऑपरेटिंग 120 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ एलएचवी व्हील डिस्क, यानी एलएचवी व्हील डिस्क का अधिकतम अनुमेय व्यास कितना होता है। तो यह 915 यानी 915 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एलएचवी कोच ब्रेक डिस्क डायमीटर इज, यानी एलएचवी कोच का ब्रेक डिस्क का डायमीटर कितना होता है। तो ये हमारा 640 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। और आपसे अगर इसका थिकनेस यानी मोटाई अगर पूछे कि ब्रेक डिस्क का थिकनेस कितना होता है तो वो हमारा 110 mm का होता है, जबकि डायमीटर हमारा 640 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्पेसिफाइज मटेरियल फॉर अंडर फ्रेम ऑफ एलएचवी कोच, यानी एलएचवी कोच के अंडर फ्रेम के लिए निर्दिष्ट सामग्री कौन सी होती है, यानी किस सामग्री के द्वारा अंडर फ्रेम बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा कॉटन स्टील IRSM 41 इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एलएचवी साइड वाल्व थिकनेस, यानी एलएचवी साइड वाल्व की मोटाई कितनी होती है। तो यह 2 mm की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एलएचवी रूफ सीट इज मैन्युफैक्चर्ड विथ डैश थिकनेस स्टेनलेस स्टील सीट्स, यानी एलएचवी रूफ सीट डैश मोटी स्टेनलेस स्टील सीट के साथ निर्मित होती है। तो यह 1.25 mm से लेकर 1.7 mm के बीच के रेंज का रखा जाता है थिकनेस बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोटल लाइफ ऑफ एलएचवी कोच, यानी एलएचवी कोच की कोटल लाइफ कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर्स करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीरियडिसिटी ऑफ D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचवी कोच, यानी एलएचवी कोच की D3 मेंटेनेंस शेड्यूल की अधिकता कितनी होती है। तो यह 6 माह ±15 डेज होता है, जिसे आप 180 डेज ±15 डेज भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, जो कि D3 मेंटेनेंस शेड्यूल के लिए होते हैं। अगर आपसे D1 पूछा जाए, D1 1 ट्रिप पर किया जाता है, वहीं D2 पूछा जाए तो 1 मंथ ±3 डेज के अप्रॉक्स में D2 शेड्यूल किया जाता है, जबकि D3
6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज होते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, जो कि D3 मेंटेनेंस शेड्यूल के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्पेसिफाइड फीड 5 प्रेशर इन अ कोच, यानी कोच में फीड 5 का दबाव कितना होता है। तो यहाँ पर हमसे फीड 5 पूछा गया है, जो कि 6 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे BP यानी ब्रेक पाइप का पूछते तो 5 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड BP और FP लीकेज रेट इन एयर ब्रेक सीलिंग टेस्ट, यानी एयर ब्रेक सीलिंग टेस्ट में निर्धारित BP और FP लीकेज रेट कितनी होती है। तो यहाँ पर हमसे BP और FP का लीकेज रेट पूछा है, जो कि हमारा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से कम होता है, जो कि मैक्सिमम लिमिट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेसिफाइड मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन फुल ब्रेक एप्लीकेशन, यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन में निर्दिष्ट अधिकतम ब्रेक सिलेंडर दबाव कितना होता है। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ कोचिंग से रिलेटेड पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमारा उत्तर LHB के केस में यहाँ पर हम लेंगे। तो LHB के केस में हमारा 3 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो कि LHB कोच में मैक्सिमम होते हैं। वहीं अगर आपसे नॉर्मल ICF या वैगन्स में पूछे थे तो यह 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो कि ICF एंड वैगन्स के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर LHB के सेंस में पूछा गया है, उस केस में हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन BP इज रिड्यूस्ड टू, यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान BP की गिरावट कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा, चूँकि हम जानते हैं कि फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान हमारा 1 to 1.5 kg का प्रेशर अप्रॉक्स ड्रॉप किए जाते हैं। तो इस केस में हमारा 3.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 5 kg से इतना तक ड्रॉप करके लाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिस्क्राइब्ड ईयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, यानी सेंसर और फोनिक व्हील के बीच निर्धारित ईयर गैप कितना होता है। इसका सही उत्तर हमारा 0.9 to 1.4 mm, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। वहीं इससे आपके रिलेटेड अगर पूछे कि फोनिक व्हील में नंबर ऑफ टीथ की संख्या कितनी होती है, तो 80 संख्या में पर फोनिक व्हील्स टीथ की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिस्क्राइब्ड क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, यानी ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच निर्धारित क्लियरेंस कितनी होती है। तो यहाँ पर ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच क्लियरेंस है तो 1.5 mm हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि CVC कपलर ऑफ LHB कोच अलाउज डैश हॉरिजेंटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम सेंटर लाइन, यानी LHB कोच का CVC कपलर केंद्र रेखा से विक्षेपण डैश के क्षैतिज कोण का अनुमति देता है। तो ये हमारा 17 डिग्री यानी 17 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंबर ऑफ स्लीपिंग बर्थ इन इज एन, यहाँ पर हमारा इन होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ स्लीपिंग बर्थ इन एन ACNE कोच, यानी ACCNE कोच में स्लीपिंग बर्थ की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए 83 की संख्या में होता है, जो कि इकोनॉमी AC क्लास हमारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास AC कोच, यानी AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास AC कोच का परिवहन कोड कितना होता है। तो यहाँ पर सारे LHB के सेंस में दिया गया है, जो कि L से मतलब होता है, जबकि C से हमारा चेयर कार होते हैं, AC मतलब A हो गया, जबकि W मतलब वेस्टिबुल। इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर ए
सही उत्तर होगा, यानी LWFCZAC ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट शुड वी ब्रेक पाइप प्रेशर इन अ कोच ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग, यानी सिंगल कार टेस्टिंग के दौरान कोच में ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना होता है। तो ये हमारा BP पाइप के सेंस में पूछा गया है, ब्रेक पाइप प्रेशर के सेंस में। तो यहाँ पर हमारा 5 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो LHB कोच आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग ऑन एक्सल, यानी LHB कोच की एक्सल पर किस प्रकार के बियरिंग लगे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा CTRB टाइप लगे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे CTRB की फुल फॉर्म पूछे तो हमारा होता है कार्टेज टेपर रोलर वियरिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ ब्रॉड गेज कोच फ्रॉम रेल लेवल्स इज, रेल स्तर से ब्रॉड गेज कोच की न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई कितनी होती है। तो यहाँ पर हमसे मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट पूछा है, तो उस केस में हमारा 1030 यानी 1030 mm हमारा सही उत्तर होगा, जो कि मिनिमम परमिसिबल होते हैं। वहीं अगर आपसे मैक्सिमम परमिसिबल पूछता तो 1105 mm करेक्ट उत्तर होते। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हील गेज फॉर ब्रॉड गेज टाइप कोचिंग स्टॉक इज, यानी ब्रॉड गेज टाइप कोचिंग स्टॉक के लिए व्हील गेज कितना होता है। तो यहाँ पर हमारा 1600 + 2 - 1 mm, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे इसमें मैक्सिमम पूछा जाता तो 1602, मिनिमम अगर पूछा जाता तो 159, वहीं आपसे स्टैंडर्ड पूछा जाता तो स्टैंडर्ड केस में आपका उत्तर 1600 mm होते। इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ POH मिस SS2 शेड्यूल्स ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच की POH SS2 अनुसूची की आवधिकता कितनी होती है। तो यहाँ पर हमसे SS2 शेड्यूल्स का बारे में पूछा गया है, तो ये हमारा 36 मंथ पर किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। अगर बात करें कि ये हमारा टाइम पीरियड हो गया 36 मंथ, और अगर आपसे किलोमीटर के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो उस केस में आपका उत्तर SS2 में 12 लाख किलोमीटर्स होना चाहिए। अगर इसके रिलेटेड और डिटेल में बात करें कि SS1 कब किया जाता है, तो SS1 हमारा 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर्स के अंतराल पर किए जाते हैं, जबकि SS2 3 ईयर्स मिस 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर पर किए जाते हैं, जबकि SS3 6 ईयर्स मिस 72 मंथ्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस केस में हम करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया था SS2 का अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, तो 3 ईयर्स या 36 मंथ हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइड वाल्व सीट ऑफ LHB कोच इज मेड ऑफ, यानी LHB कोच की साइड वाल्व की सीट किसकी बनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील इसका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द एक्सल लोड ऑफ LHB टाइप AC कोच इज, यानी LHB टाइप AC कोच की एक्सल लोड कितना होता है। तो यह होता है 16.25 टन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच इज द व्हील इफेक्ट, यानी पहिया दोष कौन सा होता है। तो हमारा हॉलो टायर भी होते हैं, शार्प प्लेंज भी होते हैं और फ्लैट टाइप भी होते हैं। तो इस केस में हमारा ऑल ऑफ दीज करेक्ट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक एक्सीलेटर इन LHB कोच एक्चुएट ड्यूरिंग, यानी LHB कोच में ब्रेक एक्सीलेटर डैश के दौरान एक्चुएट होते हैं। तो ये हमारा इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के टाइम में एक्चुएट होते हैं।
यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन LHV कोच, यानी एक LHV कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। चूँकि प्रत्येक ब्रेक डिस्क के साथ हमारा एक ब्रेक सिलेंडर होते हैं, उस केस में हमारा टोटल इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा ट्रॉली में भी इस तरह से कॉम्बिनेशन हमारा होता है। टोटल यहाँ पर आप पाएंगे टोटल 8 की संख्या में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आ रहे हैं पर कोच, यानी यहाँ पर हमसे पर कोच पूछा गया तो 08 की संख्या में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन LHV कोच योर डैम्पर इज फिटेड इन, यानी LHV कोच में योर डैम्पर लगाया जाता है बिटवीन कोच बॉडी एंड बॉगी के बीच लगाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ WSP सिस्टम इन LHV, यानी LHV में WSP सिस्टम का क्या उद्देश्य होते हैं। तो इसका टू अवॉइड व्हील स्केडिंग, यानी जब ब्रेक हमारा लगते हैं उस समय व्हील स्केडिंग ना हो, उसके पर्पस को देखते हुए WSP सिस्टम को प्रावधान किए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन सेम एक्सल आफ्टर टायर टर्निंग ऑन ए ब्रॉड गेज कोच, यानी एक ब्रॉड गेज कोच को चालू करने के बाद उसकी धुरा पर व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होती है। तो यहाँ पर हमसे सेम एक्सल पर पूछा गया है व्हील डिफरेंस, तो हमारा 0.50 mm यानी 0.5 mm होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHV कोच, यानी LHV कोच का व्हील बेस कितना होता है। तो ये हमारा 2560 mm, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे ICF के बारे में पूछा जाता तो 2896 mm इसका उत्तर होता। वहीं अगर आपसे कैसना बोगी जो कि बैगन्स में लगे होते हैं उसमें अगर पूछा जाता तो ये 2000 ± 5 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर, यानी सेंटर बफर कपलर का सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है। तो इसका कमज़ोर कड़ी नक्कल इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइप ऑफ हेड ऑफ AAR, यानी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेलरोड्स टाइप सेंटर बफर कपलर ऑफ LHV कोच, यानी LHV कोच में AAR टाइप सेंटर बफर कपलर के हेड का प्रकार कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमसे AAR टाइप LHV कोच के लिए पूछा है तो हमारा H टाइप का प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन फ्लोइंग, यानी निम्नलिखित में से सबसे सटीक मापक यंत्र कौन सा होता है। तो माइक्रोमीटर सबसे करेक्ट हमारा बताते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम हाउ मच इंसेंटिव परसेंटेज इज पेड टू सपोर्ट SOPS SSC, यानी समूह प्रोत्साहन योजना में SOP SSC के समर्थन के लिए कितना प्रोत्साहन प्रतिशत भुगतान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 50% हमारा सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग वेल्डिंग प्रोसेस वाज नॉन कंज्यूमल इलेक्ट्रोड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। तो इसका सही उत्तर हमारा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग मिस TIG इसका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच इज वेल्डिंग डिफेक्ट्स, यानी वेल्डिंग दोष कौन सा होता है। तो इसमें हमारा अंडरकट भी होता है, स्लैक इंक्लूजन या इम्प्रॉपर फ्यूजन, यानी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ ऑल द एक्सल्स, धुरी के आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है।
मिस अल्ट्रासोनिक टेस्ट यानी यूएसटी टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा, जो कि इंटरनल क्रैक एक्सेल के देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइप 409 ग्रेड स्टेनलेस स्टील इज, यानी टाइप 409 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील कौन सा होता है? तो ये हमारा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आउट ऑफ फ्लोइंग मटेरियल विच वन इज नॉट एन एलॉय, निम्नलिखित में से सामग्रियों में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो यहाँ पर हमारा ब्रॉन्ज मिश्र धातु है, स्टील भी है, ब्रास भी है, जबकि कॉपर हमारा एलिमेंट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्विस क्रैक्स इन द कॉइल स्प्रिंग्स ऑफ कोच आर डिटेक्ट बाई, यानी कोच के कॉइल स्प्रिंग में सतही दरारें का पता लगाने के लिए किसका द्वारा पता लगाया जाता है? तो ये हमारा मैग्ना फ्लक्स टेस्ट होता है, जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कॉइल स्प्रिंग के सरफेस में कोई क्रैक तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 माइक्रोन इज इक्विवेलेंट टू, यानी 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? एमएम में यहाँ पर पूछा गया है, तो 1 एमएम में हमारा 1/1000 यानी 1/1000 के अप्रोक्स होता है, जिसको आप डिवाइड करने में पाएंगे कि 0.001 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कलर ऑफ फीड पाइप कपलिंग हेड इन ट्विन पाइप कोच, यानी ट्विन पाइप कोच में फीड पाइप कपलिंग का कलर जो कोड होता है वो क्या होता है? तो ये हमारा वाइट कलर के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। जबकि अगर आपसे बीपी कलर पूछे जाए तो ये ग्रीन कलर के होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फायर इन ट्रेन इज क्लासीफाइड एज डैश एक्सीडेंट, एंड ट्रेन में आग को डैश दुर्घटना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था फायर इन ट्रेन के बारे में, तो ये हमारा बी क्लास एक्सीडेंट के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। जबकि अगर आपसे ए पूछा जाए कि ए क्लास एक्सीडेंट किसके अंतर्गत आता है, तो यह होता है कोलिजन ऑफ ट्रेन, जो होता है ट्रेन का टक्कर, वो हमारा क्लास ए एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में हमारा लेवल क्रॉसिंग जो होता है वो हमारा क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। जबकि क्लास डी में हमारा ड्रिलमेंट के अंतर्गत आता है, वो हमारा क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें टोटल हमारा ए से लेकर आर तक का हमारा एक्सीडेंट होता है, जो टोटल 16 टाइप के एक्सीडेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें आई एंड ओ को छोड़कर इसमें बात किया गया। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के एक्सीडेंट को अभी वर्तमान में हटा दिए गए हैं टाइप्स को। तो ये हमारा आई और ओ को एलिमिनेट कर दिया गया है ए और आर के बीच में, जिससे हमारा टोटल एक्सीडेंट टाइप्स 16 की संख्या में हो गए हैं। और यहाँ पर फायर एंड ट्रेन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लास सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ईयर स्प्रिंग इन कोचेज आर प्रोवाइडेड इन, यानी कोचों में ईयर स्प्रिंग की व्यवस्था की जाती है सेकेंडरी सस्पेंशंस में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉर्म यूज्ड फॉर नॉन स्टॉक परचेज ऑफ स्टोर इज, यानी स्टोर की गैर स्टॉक खरीद के लिए इस्तेमाल की जाने वाला फॉर्म कौन सा होता है? तो ये हमारा एस 1302 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पर्पस ऑफ रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम इज, यानी रोलिंग स्टॉक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो ये हमारा एक्विजिशंस ऑफ रोलिंग स्टॉक टू प्रोसीजर ऑफ कैपिटल और यूनिट एक्सचेंज स्पेयर्स टू कैरी आउट मेजर रिपेयर्स ऑन रोलिंग स्टॉक, मिस ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें हमारा लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो भी होता है, डॉस भी होता है, जबकि ओरेकल हमारा
नहीं होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 10 इंटू बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी नंबर में 10 के बराबर क्या होता है। तो ये हमारा 1010, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगर यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 10 को यहाँ पर आप रख दें, फिर 2 से आप डिवाइड करें, फिर आप यहाँ पाएंगे कि 5 आया, फिर उस केस में आपको 2 और यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आएंगे। फिर आप 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 और यहाँ पर 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा, जबकि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इस फॉर्मेट में आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो पाएंगे 1010। इस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ये बाइनरी नंबर के कैलकुलेट करने का प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट आर द पावर्स डेलीगेटेड टू GMRCF टू सैंक्शन एन आइटम अंडर लोकल वर्क्स प्रोग्राम। स्थानीय कार्यक्रम के तहत किसी वस्तु को मंजूरी देने के लिए GMRCF को क्या अधिकार दिए गए हैं। तो ये 2.5 करोड़ के अधिकार दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इज द प्लान हेड फॉर स्टाफ वेलफेयर, यानी स्टाफ वेलफेयर के लिए प्लान हेड कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा PH51, जो कि स्टाफ वेलफेयर के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। जबकि अगर आपसे 41 के बारे में पूछा जाए तो ये हमारा मशीनरी एवं प्लांट्स मिस MMP से रिलेटेड है। जबकि 42 पूछा जाए तो 42 हमारा वर्कशॉप से रिलेटेड होता है। जबकि PH16 यानी 16 हमारा ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड जो होता है उसको हम PH प्लान 16 के अंतर्गत रखते हैं। जबकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है सिर्फ स्टाफ वेलफेयर के बारे में, तो ये हमारा PH51 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द मिनिमम ROR मीन्स रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू चार्ज न्यू वर्क अंडर कैपिटल, यानी पूंजी के तहत नए कार्य को चार्ज करने के लिए आवश्यक न्यूनतम रेट ऑफ रिटर्न क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा 12% के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इज द स्टेज ऑफ बजट रिव्यू, यानी बजट समीक्षा का चरण कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा वर्तमान में चूँकि हमारा अगस्त रिव्यू एलिमिनेट कर दिए गए हैं, लेकिन यह प्रश्न पुराने ट्रेंड के अनुसार है, तो उस कंडीशन में हम अगस्त रिव्यू भी होगा, रिवाइज एस्टीमेट भी होगा और फाइनल मॉडिफिकेशन भी होगा। यानी ऑल ऑफ दीज अभी वर्तमान में पहले के ट्रेंड के अनुसार हम ऑल ऑफ दीज लेंगे, लेकिन वर्तमान में हमारा अगस्त रिव्यू को एलिमिनेट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑफ RSP, यानी RSP का मंजूरी प्राधिकारी कौन होता है। तो यह हमारा रेलवे बोर्ड के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सपेंडिचर ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल्स, यानी यहाँ पर हमसे पूछा गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल्स के अंतर्गत विच डिमांड के अंतर्गत आते हैं, यानी परिचालन व्यय ईंधन पर व्यय किस मांग के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा डिमांड नंबर 10 के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। अगर आपसे डिमांड नंबर 8 के बारे में पूछे तो डिमांड नंबर 8 के अंतर्गत हमारा रोलिंग स्टॉक आते हैं। जबकि डिमांड नंबर 9 के अंतर्गत हमारा ट्रैफिक पर एक्सपेंसेस जो होता है हमारा, वो हमारा डिमांड नंबर 9 के अंतर्गत आते हैं। जबकि डिमांड नंबर 11 के अंतर्गत हमारा जो हमारा स्टाफ वेलफेयर या रेमेडीज होते हैं उसके रखा गया है। जबकि यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा गया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल, डिमांड नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच इज द प्लान हेड ऑफ रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम का प्लान हेड कौन सा होता है। तो
तो यहाँ पर हमसे रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है, जो कि हमारा PH21 के अंतर्गत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। जबकि आपसे अगर पूछा जाए कि PH41 में हमारा AMNP को रखा गया है, PH42 में हमारा वर्कशॉप को रखा गया है, जबकि PH53 में हमारा पैसेंजर एम्यूनिटी से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं उसको प्लानेट 53 के अंतर्गत रखा गया है। जबकि यहाँ पर हमसे रोलिंग स्टॉक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी प्लानेट 21 इज करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंड इज यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स, निम्नलिखित में से किस फंड का उपयोग पुरानी संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट उत्तर हमारा DRF ऑप्शन नंबर डी सी हमारा ऑप्शन नंबर सी DRF हमारा करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो हाउ मेनी डेज ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी इज इंटायर सर्विस इज परमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पूरी सेवा में कितने दिनों का अवकाश वेतन का नकदीकरण की अनुमति दी जाती है। तो यह 60 डेज का होल सर्विस में दिया जाता है, जो कि 6 टाइम्स में लेना होता है। एक टाइम्स में आप मैक्सिमम 10 डेज का ही इनकैशमेंट करा सकते हैं एट अ टाइम, यानी एक बार में। अगर आप दूसरा बार कराना चाहो तो मिनिमम 2 ईयर्स का गैप होना अनिवार्य है 2 इनकैशमेंट के बीच। तीसरा कंडीशन होता है कि अब जब इनकैशमेंट करा रहे हो तो 10 डेज के LAP लेने के बाद आपके अकाउंट में 30 LAP मिनिमम होना अनिवार्य है, यानी जब आप 10 LAP ले लेते हैं 30 LAP आपके अकाउंट में होना चाहिए। आप 6 टाइम में ले सकते हैं, मैं 60 LAP होल सर्विस में आप इनकैशमेंट करा सकते हैं। एक टाइम में आप 10 दिन से ज़्यादा इनकैशमेंट नहीं करा सकते, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी 16 डेज करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 21 जून को कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी सेलिब्रेट किए जाते हैं योगा दिवस के रूप में, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेप्रेसिएटेड, यानी निम्नलिखित में किसका मूल्यह्रास नहीं होता है। क्योंकि मशीन का भी दाम बढ़ते रहता है, व्हीकल का भी, फर्नीचर का, लेकिन लैंड का हमारा मशीन का भी दाम घटते हैं, व्हीकल का भी घटते हैं, फर्नीचर का भी घटते हैं, लेकिन लैंड का दाम हमेशा बढ़ते ही रहता है। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि BLDC फैंस है, यानी BLDC फैंस के पास होता है 9 बरस, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रुप डी एम्प्लॉयज आर इंटाइटल्ड ऑफ हाउ मेनी प्रिविलेज पासेज इन अ ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस, यानी ग्रुप डी के कर्मचारी 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद 1 साल में कितने प्रिविलेज पास ले सकते हैं। तो ग्रुप जो डी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ग्रुप डी के कंडीशन में यहाँ पर 5 वर्ष तक, यानी 1 सेट पास पर ईयर अप टू 5 years, और 5 years के बियॉन्ड, यानी 5 years के बाद 3 पास दिए जाते हैं प्रत्येक ग्रुप डी एम्प्लॉयज को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कम्यूटेशंस ऑफ बेसिक पेंशन इज परमिटेड अप टू मैक्सिमम, यानी मूल पेंशन के संरक्षीकरण की अधिकतम अनुमति तक होती है। यहाँ पर हमारा 40% करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इशू ऑफ माइनर पेनाल्टी चार्जशीट। यहाँ पर हमसे माइनर पेनाल्टी के बारे में पूछा गया है कि माइनर पेनाल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। ये हमारा सस्पेंशन के लिए, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए होते हैं, जबकि SF5 हमारा मेजर पेनाल्टी के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ LHAP यानी लीव ऑन हाल्फ एवरेज पे कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय अ रेलवे एम्प्लॉय इन इंटायर सर्विस, यानी रेल कर्मचारी द्वारा पूरी सेवा में कितनी संख्या में LHAP जमा किए जा सकते हैं। तो LHAP के लिए कोई कंडीशन नहीं है, मतलब अनलिमिटेड आप जमा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। जबकि LAP के लिए कंडीशन है कि आप मैक्सिमम 300 LAP ही जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर फैक्ट्री एक्ट हु इज द ऑक्युपायर ऑफ वर्कशॉप्स इन RCF, यानी कारखाना अधिनियम के अनुसार RCF में कार्यशालाओं का अधिभोगी कौन से होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी CPE होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति मीन्स ST के लिए आरक्षण प्रतिशत कितना होता है। तो ये होता है 7.5%, जो कि ST कैटेगरी के लिए होते हैं। जबकि आपसे पूछा जाए कि SC के लिए, तो SC के लिए होता है 15%, जबकि OBC के लिए 27%, जबकि EWS जो कि अभी हाल ही में लागू किए गए हैं, इसमें 10% का रिजर्वेशन रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी पर वीक ऑफ अ कंटिन्यूअस वर्कर एज पर HOER, यानी आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड ऑफ रेस्ट रूल, इसका फुल फॉर्म होते हैं। उसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है कंटिन्यूअस वर्कर के लिए कितने टाइम पीरियड निर्धारित है प्रत्येक सप्ताह। तो ये होता है 48 आवर, जो कि कंटिन्यूअस के लिए होते हैं। जबकि आपको इंटेंसिव के लिए पूछा जाता कि इंटेंसिव के लिए कितने आवर्स निर्धारित है पर वीक, तो ये होता है हमारा 42 आवर्स होता। जबकि यहाँ पर हमसे कंटिन्यूअस पूछा गया है, तो उस केस में हमारा ऑप्शन नंबर बी 48 आवर्स करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिमम हाउ मैनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉय विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, यानी 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला रेल कर्मचारी को अधिकतम कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। तो यह दिया जाता है 180 डेज का, जो कि पर चिल्ड्रेन होते हैं, जो कि हमारा मैटरनिटी लीव के अंतर्गत दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। जबकि इससे अलग आपसे अगर पूछा जाए तो मिसकैरेज या जो एबॉर्शन पीरियड होते हैं, उसके लिए या 45 डेज के लिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अलग से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, एंड रेलवे कर्मचारी के चिकित्सा उपचार के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किए गए हैं। तो यह इसमें पूछा गया है रेलवे एम्प्लॉय के मेडिकल से रिलेटेड उम्मीद, यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ APR, यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जो इसका फुल फॉर्म होता है ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, यानी रेलवे कर्मचारी के APR को ऑनलाइन भरने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है। तो ये हमारा HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा, जो कि HRMS के द्वारा हमारा APR रिपोर्ट ऑनलाइन प्रत्येक वर्ष भरे जाते हैं। मिस एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है, उसको डाला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्ड पास इज इशूज टू, यानी गोल्ड पास जारी किए जाते हैं GM या उसके ऊपर रैंक के जो अधिकारी होते हैं जनरल मैनेजर रैंक से, उसको दिया जाता है, मतलब CRB एंड CO सारे, यानी ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विद कम्युलेटिव इफेक्ट, यानी संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि में रोकना क्या कहलाता है। तो कोई भी अगर आपको मैनेजर पेनाल्टी मिलता है जिसमें अगर विद कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ आपको लगाया गया, मतलब कोई आपका इंक्रीमेंट 3 साल या किस अगर आपको लॉस किए जाते हैं तो ये आपको जो आपका रिटायरमेंट पीरियड तक लॉस होते रहेंगे, यानी इस केस में आपको मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि अगर माइनर पेनाल्टी में विथ कम्युलेटिव इफेक्ट होता है तो वो मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था विथ कम्युलेटिव इफेक्ट, यानी ये आपका इंक्रीमेंट भविष्य में आपको प्रभावित करेगा, तो ये आपको मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मिनिमम रेगुलर सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर रेलवे एम्प्लॉय टू गेट एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पासेज, यानी रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पूरक पास की पात्रता प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों की न्यूनतम नियमित सेवा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो कर्मचारी रेलवे कर्मचारी होते हैं उसको जब रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद अगर उसको पास लेना हो तो कितने साल की मिनिमम सर्विस होना अनिवार्य है। तो उस केस में इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 ईयर्स का सर्विस मिनिमम होना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे पेंशन से पूछा जाए कि पेंशन कितने पीरियड में एलिजिबल हो जाते हैं, तो मिनिमम 10 ईयर्स की अगर सर्विस हो जाए तो वो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि अभी वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़, रेलवे कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो यह 20 लाख रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप ए रेलवे सर्वेंट इज डन बाय, यानी ग्रुप ए रेल सेवक की पहली नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल फॉर डैश डेज, यानी पितृत्व अवकाश डैश दिनों के लिए स्वीकार्य है। तो यह 15 डेज के लिए दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 2 बच्चे तक अलाउ होते हैं पैटर्निटी लीव, जिसमें बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर ही आपको यह मैटर्निटी लीव लेना अनिवार्य है और एक ही स्पेल्स में यानी एक ही बार में लेना होता है। अगर आप इसे 6 महीने के अंतर्गत अवेल नहीं करते हैं तो यह लैप्स हो जाता है यह लीव, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डैश रुपीज पर कैपिटा ऑफ सैंक्शनड एनजी स्टैंड इज क्रिएटेड टू स्टाफ बेनिफिट फंड एवरी ईयर, यानी स्वीकृत एनजी शक्ति के प्रति व्यक्ति डैश रुपये हर साल कर्मचारी लाभ कोष में जमा किए जाते हैं। तो यह 35 रुपीज़ करेक्ट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोस्टली प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन रेट मिस SRPF या नॉन कंट्रीब्यूटेड स्कीम, यानी मासिक भविष्य निधि अंशदान दर SRPF या गैर अंशदान योजना के अंतर्गत कितने कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो 8.33 यानी 8.33% क्या कंट्रीब्यूशन किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81 की ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल ऑन ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड फॉर मोर देन 2000 किलोमीटर इज, यानी 2000 किलोमीटर से अधिक के लिए प्रशासनिक ग्राउंड पर स्थानांतरण पर स्वीकार्य कार्यभार करने का समय कितना दिया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मोर देन 2000 किलोमीटर मीन्स 2000 किलोमीटर में 15 डेज का ज्वाइनिंग टाइम पीरियड दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 15 डेज करेक्ट उत्तर होगा। वहीं अगर 1000 किलोमीटर से कम होता है तो उस केस में आपको 10 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, जबकि यह 1000 से अगर अधिक हो तो आपको 12 दिन का डेज का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, जबकि अगर 2000 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में 15 डेज दिया जाता है। अगर यह लीव आप नहीं ले पाते हैं तो यह एज ए LAP आपके अकाउंट में क्रिएट कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो RCF इज सर्टिफाइड अंडर बीच IRIS कैटेगरी,
आरसीएफ किस आईएस श्रेणी के तहत प्रमाणित है? तो यह सिल्वर के सर्टिफाइड के अंतर्गत प्रमाणित है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस मिस डीए इफेक्टिव ऑन 1/1/2022 फ्रॉम फॉर रेलवे एम्प्लॉय? यानी रेलवे कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 1/1/2022 से प्रभावी है वह 34%, यानी 34%, जो कि 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। और जबकि यह इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2022 को भी लगना था, जो कि अभी वर्तमान में नहीं लगाया गया है वर्तमान वीडियो बनने तक। आगे कितना बढ़ाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेंगे। ये वर्तमान में 34% दिए जा रहे हैं, जो कि 1/1/2022 से प्रभावी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मच अमाउंट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 88 CCD 1B ऑफ IT रूल्स टुवार्ड्स कंस्टिट्यूशन इन NPS? यानी NPS में योगदान देने के लिए ITM नियम की धारा 88 CCD 1B के तहत कितनी राशि कटौती योग्य है? तो 50,000 रुपये। मिस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू पेंशन स्कीम इज अप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर? मतलब नई पेंशन योजना डैश को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारी पर लागू होते हैं। तो यह 1/1/2004 के डेट पर या उसके बाद जो कर्मचारी ज्वाइनिंग लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको नई पेंशन स्कीम के तहत रखा गया है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच गैस आर बीइंग यूज्ड फॉर स्किन टेंशनिंग प्रोसेस? यानी त्वचा को कसने की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैसों का उपयोग किया जा रहा है? तो यह ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसेंशियल एल्वाइंग एलिमेंट ऑफ मेकिंग स्टेनलेस स्टील? यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आवश्यक मिश्र धातु कौन सा है? क्योंकि स्टेनलेस स्टील बनाने में मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो क्रोमियम का ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमिसिबल परसेंटेज ऑफ PCO अलाउंसेस टू SSC? मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्किंग इन क्वालिटी डिपार्टमेंट, यानी गुणवत्ता विभाग में कार्यरत SSC को PCO भत्ते का अनुमेय प्रतिशत कितना होता है? तो यह होता है 6% होता है, जो कि ACC के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जबकि अगर आपसे एज JEE के लिए पूछा जाए जूनियर इंजीनियर के लिए, तो यह 12% रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैंक्शनिंग पावर ऑफ जनरल मैनेजर RCF अंडर प्लान हेड 41 फॉर ईच आइटम इज? यानी PH 41 के तहत प्रत्येक मद के लिए GM RCF की स्वीकृत शक्ति कितनी है? तो यह 50 लाख रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट आर द आवर्स ऑफ वीकली वर्क फॉर द एम्प्लॉयज अंडर फैक्ट्री एक्ट? यानी फैक्ट्री अधिनियम के तहत कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक कार्य घंटे कितना है? तो यह यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो कि 48 आवर्स होता है पर वीकली, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CNC मशीन? निम्नलिखित में से कौन सी CNC मशीन का हिस्सा नहीं है? तो यह हमारा पंच टेप इसका हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन व्हाट रेशियो वैल्यू ऑफ GP एंड RPF आर टेकन फॉर इंसेंटिव कैलकुलेशन इन RCF? ये RCF में प्रोत्साहन गणना के लिए GPE और RPF का मूल्य किस अनुपात में दिया जाता है? तो यह 70:30 का रेशियो रखा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच एक्टिविटी इज डन बिफोर फ्लोरिंग इन एन AC LHB कोच? यानी एक AC LHB कोच में फर्श से पहले कौन सी गतिविधि की जाती है? तो यह फिक्सिंग ऑफ डीकपलिंग की जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ वेजिटेबल्स यूज इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में प्रयुक्त वेजिटेबल की सामग्री क्या होती है, तो यह रबर टाइप होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआईपी, यानी एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ इंस्पेक्शन परफॉर्मा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ एलएचबी कोच ऑन लीकेज ऑफ एयर स्प्रिंग, मिस एयर स्प्रिंग के रिसाव पर एलएचबी कोचों की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होती है, तो इसको जब एयर स्प्रिंग का लीकेज होता है तो 60 kmph से हम अलाउ करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड, यानी स्टाफ बेनिफिट फंड का चेयरमैन हमारा पीसीपीओ होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। मतलब होता है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, जो कि प्रत्येक जोनल रेलवे में हायर अथॉरिटी होता है पर्सनल डिपार्टमेंट का, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एट व्हाट रेटिंग मैन पावर कैलकुलेशन इज डन इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, यानी समूह प्रोत्साहन योजना में जनशक्ति की गणना किस रेटिंग पर की जाती है, तो यह की जाती है 120 आर पर, मतलब 120 आर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइडल टाइम बुकिंग इन जीआईएस इज डन इन केस ऑफ एक्सटर्नल पावर फेलियर फॉर मोर देन, एंड जीआईएस में निष्क्रिय समय से अधिक समय के लिए बाहरी जो हमारा होता है उसको विफलता के मामले में बुकिंग की जाती है, मतलब ये 60 मिनट इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रोप्रिमेट यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिंग एलएचबी एसी कोच, यानी एलएचबी एसी कोच के उत्पादन की अनुमानित इकाई लागत कितनी होती है, तो पर कोच इकाई लागत 3 करोड़ के अप्रॉक्स आते हैं रेलवे को, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब नेक्स्ट प्रश्न जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। चलिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 पंजाब स्टेट्स कॉम्स अंडर बीच रीजन्स, यानी राजभाषा नियम के 1976 के अनुसार पंजाब किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो पंजाब यहाँ पर पूछा गया है, तो पंजाब हमारा रीजन बी के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 हरियाणा स्टेट कॉम्स अंडर बीच रीजन, यानी राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है हरियाणा, तो यह हमारा रीजन ए के अंतर्गत आता है, मिस ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया एलिमेंट्री हिंदी कोर्स। टोटल 3 टाइम के हिंदी कोर्स कंडक्ट कराए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। पहला होता है हमारा प्रबोध, फिर प्रवीण, फिर प्राग्ञ होता है। यहाँ पर हमसे सबसे पहला पूछा गया था एलिमेंट्री, तो हमारा प्रबोध इसका करेक्ट उत्तर होगा, मिस ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे फाइनल पूछा जाता तो आप प्राग इसका सही उत्तर होता। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच फॉर्म रबर स्टाम्प्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, रबर स्टाम्प को किस रूप में तैयार किया जाता है, तो ये बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेन हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। जबकि अगर आपसे इससे वर्ल्ड हिंदी दिवस पूछा जाए तो वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच ईयर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाज अमेंडेड, यानी राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया था, तो यह 1967 में संशोधित किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। वहीं अगर इसके पास्ट कब किया गया था, कब पारित किया गया था, तो यह
10 मई 1963 को यह पास्ड यानी पारित किया गया था, जिसका संशोधन 1967 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बाला साहब गंगाधर खेर, यानी बीजी घेर होते, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं अगर राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन कब किया गया था? तो यह 7 जून 1955 को इसका गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बाला साहब गंगाधर खेर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, यानी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पर हमसे पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी पूछा गया, तो यह होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन पूछते हैं, तो यह पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड, यानी प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 7 जून 1955 के, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर थे, यानी बाला साहब गंगाधर खेर इसका प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम राज्यसभा इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 10 की संख्या में होते हैं राज्यसभा से। अगर टोटल संख्या पूछे तो यह 30 की संख्या में होते हैं, जिसमें राज्यसभा से 10 जबकि लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पेपर है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।